हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। देखिए, आज जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं रिलेटिविटी, तो आज हमें शुरू करना है रिलेटिविटी टॉपिक। और जो खास तौर पर जो बीटेक स्टूडेंट हैं उनकी फर्स्ट यूनिट है रिलेटिविटी की टॉपिक की। देखो भाई, ऐसा है कि एक मोटी मोटी जानकारी आप लोग के पास तो होगी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन का काम था। आइंस्टीन ने 1905 में जब वो स्टडी करना चाह रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रति उनकी थोड़ा सा ज़्यादा अफेक्शन था, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके इंटर रिलेशन को समझना चाह रहे थे, तब उन्होंने उस डेवलपमेंट के दौरान थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया था। हालांकि रिलेटिविटी का जो आइडिया है ये आइंस्टीन के द्वारा ओरिजिनेट नहीं हुआ था, कि आइंस्टीन वो पहले इंसान थे जिन्होंने रिलेटिविटी के ऊपर सोचना शुरू किया था। रिलेटिविटी की बात तो गैलीलियो के समय से हो रही थी, न्यूटन ने भी रिलेटिविटी के ऊपर काम किया था, लेकिन इस रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम का जिस तरह से एक्सप्लेनेशन, टाइम का, लेंथ का, साइमल्टेनिटी का, इस तरह का जिस तरह का एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने कंसीडर किया, वो एक पहली बार था। स्पेस और टाइम के लिए हम जो सोचते हैं, वो जो ताना बाना है, वो बिल्कुल नए तरीके से हमारे सामने आइंस्टीन ने पेश किया था। लेकिन 1905 की थ्योरी है और 2020 हो चुका है, तो 115 साल हो चुके हैं इस थ्योरी को। तो इस थ्योरी को तरह तरह से लोगों ने एक्सप्लेन किया है, रिगरस मैथमेटिक्स से भी एक्सप्लेन किया है, फिलोसफिकल थॉट्स के थ्रू भी रिलेटिविटी एक्सप्लेन की गई है। तो रिलेटिविटी को जब हम अप्रोच करते हैं एज ए स्टूडेंट, अगर मैं आपकी बात करूं, और जब आप रिलेटिविटी को अप्रोच करोगे देन आपको मिलेगा कि बहुत सारे रास्ते हैं। आप स्पेस टाइम कर्व के थ्रू जाते हो, वर्ड लाइन के थ्रू जाते हो, आप फिलोसफिकल वे के थ्रू जाते हो। इस तरह से कई रास्ते हैं रिलेटिविटी को पढ़ने के। लेकिन चूंकि आप एक इंजीनियर हैं, आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड आपका हो रहा है, सो मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर हम जब आपके साथ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस करें तो हम आपको उसी टेक्निकलिटी, उसी टेक्निकल पर्सपेक्टिव के साथ आपके सामने रिलेटिविटी को रखेंगे। देखिए, एक सवाल है, अगर आपके पास सपोज एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, दो कोई आर्बिट्ररी पॉइंट हैं, इनके बीच में एक डिस्टेंस है डी जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, और आपको ए से बी के बीच में कोई मैसेज भेजना है, कोई सिग्नल भेजना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेजना है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड आप किसी सिग्नल की भेज सकते हो वो क्या होगी? नाउ दिस इज द क्वेश्चन, कि ए से बी के बीच में अगर हम किसी सिग्नल को भेजना चाहें तो किस मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से भेजें ताकि हमारा सिग्नल ए से बी तक सबसे कम टाइम में जाए। आफ्टर सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स ये देखा गया कि ये जो मैक्सिमम स्पीड होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। दिस मीन्स कि अगर हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स की, किसी दो पॉइंट के बीच में कोई फास्टेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी अगर हमने देखी है तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। We can't send any signal beyond this velocity limit. इससे ज़्यादा, इससे बड़ी velocity limit हमने आज तक नहीं पाई। तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक appropriate limit है highest most possible velocity का। तो जितनी भी velocities हम देखते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, वो सारी velocity को हम इससे compare करते हैं। This is the very appropriate, you can say a very appropriate reference speed. Okay, so velocity of light is, you can say, a reference speed for the for observing other more velocities. दूसरी velocities को अगर आपको observe करना है तो ये एक reference speed है। For example, let us consider about a satellite. हमारे अर्थ को ऑर्बिट कर रही है एक सैटेलाइट, एंड कंसीडर सैटेलाइट जिसकी स्पीड है 29,000 किलोमीटर पर आवर, 18,000 माइल पर आवर और
29,000 किलोमीटर पर आवर। सो हमारे पास एक सैटेलाइट है US, द वेलोसिटी स्पीड ऑफ सैटेलाइट 29,000 किलोमीटर पर आवर। नाउ आप इसको कंपेयर करो वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो यू नीड टू डिवाइड इट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज किलोमीटर आवर, दिस इज मीटर पर सेकेंड। यू कैन कन्वर्ट, आप बदल सकते हो मीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में आप चेंज कर सकते हो। फाइनली जब आप इसको करोगे, इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ से 0.00027। आफ्टर डेसिमल 4 × 0 then 27। तो आप ये समझो कि ये जो 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सैटेलाइट चल रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत बड़ी स्पीड है हम लोगों के लिए। लेकिन जब आप इसे कंपैरिजन करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो ये डेसिमल के बाद ये 4th प्लेस देन 27। इवन वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करें, 332 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइड इट विथ C, 3 × 10⁸8। दिस विल गिव यू 1 2 3 4 5 1। मतलब आप इतना गुना ये छोटी स्पीड है। तो आप देख रहे हो कि हम डिफरेंट टाइप की जो स्पीड हमारे आम जीवन में हमें दिखने को मिलती हैं, उनको हम अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के रेफरेंस में देखें तो हम पा रहे हैं कि हम ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड हो, चाहे वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हो, ये बहुत कम है, ये काफ़ी कम है वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। तो इस तरह से अब अगर आप सोचें सैटेलाइट और साउंड इतना कम है, तो अगर आप सोचो कि आपने हाईएस्ट मोस्ट पॉसिबल से कार कितनी चलाई है या मोटरसाइकिल कितनी स्पीड चलाई है, चलिए 120 किलोमीटर पर आवर या 150 किलोमीटर पर आवर। अगर आप कोई फार्मूला 1 रेसर नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसी लिमिट में आपने कभी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी आप पाए होंगे अपनी नॉर्मल कार या अपनी नॉर्मल बाइक से। तो जब 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा को जब आपने डिवाइड किया, यू गेट 4 डेसिमल के बाद 4 0 then 27। तो आप 120 किलोमीटर पर आवर अगर करोगे तो इट इज मच लेस देन दिस वैल्यू। सो दिस इज कॉल्ड द लो वेलोसिटी लिमिट। नाउ ये जितना भी हमने कहा, इसको हम लो स्पीड लिमिट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लो स्पीड लिमिट। और इस लो स्पीड लिमिट में हम जो मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं, जिस मैकेनिक्स को हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सो ये जो अभी जितना भी डिस्कशन हमने किया है, ये लो स्पीड लिमिट की कंडीशन है, और इस कंडीशन में जो मैकेनिक्स काम करती है, दैट इज द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है, जो कि आप कह सकते हो लो स्पीड लिमिट है। पर तब क्या होगा जब हम हायर स्पीड में जाना शुरू करें, मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड u ऐसी लें कि जब उसको c से डिवाइड करें तो ये जो दोनों का डिफरेंस है ये 1 को अप्रोच करे। वी मस्ट राइट दिस। तब क्या होगा? यहाँ तो बहुत कम है ना, डेसिमल के बाद 4 0 then 27, डेसिमल के बाद 5 0 then 1, ये बहुत छोटी क्वांटिटीज है। तब क्या होगा अगर हम किसी ऐसी लिमिट की बात करें जब u यानी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो डिवीजन हो वो 1 को अप्रोच करे, यानी डेसिमल के बाद 4 0 27 ना हो, बल्कि यहाँ 1 जैसा कुछ है ना, 1 आए तो ये आप सोच लो ये 0.9 आ जाए, इट इज नियर टू 1। देन क्या होगा? ये जो रिजीम है, दिस इज द रिजीम ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो जो हम लोग भूमिका बना रहे हैं, जो हमें पढ़ना है, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, वो अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक हायर लिमिट में काम करने वाली मैकेनिक्स है।
तो लोअर स्पीड लिमिट में काम करने वाली मैकेनिक्स हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, और हायर वेलोसिटी लिमिट में काम करने वाली मैकेनिक्स हमारी होने वाली है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो दिस इज द मोटिवेशन, ये हमारे पास मोटिवेशन है क्योंकि हम इस रिजीम में अपनी मैकेनिक्स को स्टडी करना चाहते हैं। और अभी देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट में आपके साथ डिस्कस करूंगा, बार्टोजी का एक्सपेरिमेंट 1964 में जो परफॉर्म किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट से साफ साफ दिख रहा था कि हायर वेलोसिटी लिमिट में हमारा न्यूटोनियन का जो कॉन्सेप्ट है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, वो वायलेट हो रहा है, वो वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, सो लेट अस स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ओके, सो लेट मी डिस्कस। अब मैं अगला टॉपिक आपसे बात करने जा रहा हूं, दैट इज द बार्टोजी एक्सपेरिमेंट। बार्टोजी एक्सपेरिमेंट जो कि 1964 में लीनियर एक्सेलरेटर्स मशीन्स हैं, एक्सेलरेटर्स हैं, उस पर परफॉर्म किया था। तो बार्टोजी ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया जितनी पॉसिबल वेलोसिटी उनके पास हो सकती थी, उस पॉसिबल वेलोसिटी तक, यू कैन से टू चेक द वैलिडेशन ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बड़ी मशीन है उनके पास थी, एक्सेलरेटर्स एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स काम करते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है। तो ऐसे लेबोरेटरी में उन्होंने देखा क्या कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, और इतनी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी वो थी 0.9988 टाइम्स c। ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, ये ऐसा लिखने का तरीका है कि 0.998 इंटू 3 इंटू 10⁸, तो मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी आएगा वो कुछ 2.99 समथिंग होगा। तो एक तरीका है लिखने का कि हम वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म में अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लिख देते हैं। तो जब 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक्सेलरेशन पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, तो जो इलेक्ट्रॉन था उसकी जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट का 0.9988 c टाइम हो गई। अब आते हैं न्यूटन के फॉर्मूले पर, न्यूटन्स रिलेशन। न्यूटन्स के रिलेशन से हमने पाया कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज हाफ mv²। इतनी हाई वेलोसिटी से कोई मूव कर रहा है तो आप कह सकते हो उसकी जो टोटल एनर्जी है, जो भी एनर्जी दी गई, वो सारी एनर्जी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो न्यूटन के हिसाब से मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, हाफ इज अ नंबर, तो आप कह सकते हो कि v² इज 2 टाइम, काइनेटिक एनर्जी को E लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई m, और v इज, दिस इज सम कांस्टेंट, 2/m इज सम कांस्टेंट, तो कुछ कांस्टेंट कह दो और √e, स्क्वायर ले लोगे दोनों तरफ, या आप कह सकते हो v प्रोपोर्शनल टू √e। तो न्यूटन का लॉ ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को इंक्रीज करो तो उसकी वेलोसिटी उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शन पे इंक्रीज करेगी। सिंपली इसका मतलब है कि अगर आपने 10 MeV से 40 MeV कर दिया, अगर आपने एनर्जी को 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 40 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, तो आपने कितना बढ़ा दिया? 4 टाइम्स। सो अगर एनर्जी को 4 टाइम्स बढ़ा दो तो √4 मीन्स कि 2 टाइम्स वेलोसिटी हो जानी चाहिए। तो प्रेडिक्शन ये कहा गया कि अगर न्यूटन की लॉ सही है तो जब हम 40 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक्सेलरेशन से, पोटेंशियल डिफरेंस से पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे तो जो u होना चाहिए इट शुड बी 1.79, यू कैन से समथिंग 1.79 टाइम्स c। देख रहे हो ना, अगर हम एनर्जी को 4 गुना कर दें
तो इस फॉर्मूले के हिसाब से E जब 4E होगा तो स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी वेलोसिटी जो होगा वो 2 टाइम बढ़ जाएगी। तो आपने 0.9 का 2 टाइम 1.8 होता है, तो वही हमने लगभग मान लिया। तो फिर अगर न्यूटन की लॉ सही है तो हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 1.79 टाइम्स c होना चाहिए। बट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया? एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी सिर्फ इंक्रीज की 999 टाइम्स c। तो जो वेलोसिटी 0.9988 टाइम्स c थी, वो वेलोसिटी 0.999 टाइम्स c हो गया। सिर्फ 11% का इंक्रीज हुआ। ये कैसे हो सकता है? 4 गुना हमने एनर्जी बढ़ाई लेकिन फिर भी हमारी वेलोसिटी में सिर्फ 11% का इंक्रीमेंट हुआ। इसका कारण यह है कि देयर इज अ अपर लिमिट, देयर इज एन अपर लिमिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की एक अपर लिमिट है, एनर्जी कोई अपर लिमिट नहीं। आप किसी ऑब्जेक्ट को कितनी भी एनर्जी दे सकते हो, 40 MeV, 400 MeV, 4000 MeV दे सकते हो, बट उसकी जो वेलोसिटी पर है उस पे एक अपर लिमिट है, अपर कैप लगा हुआ है। और ये एक फंडामेंटल डिफरेंस था आइंस्टीन की अप्रोच का और न्यूटन की अप्रोच का। न्यूटन अप्रोच में जब हम देखते हैं तो न्यूटन ने कभी भी ये नहीं माना था कि वेलोसिटी की भी कोई अपर लिमिट हो सकती किसी ऑब्जेक्ट के लिए। उसके हिसाब से तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी वेलोसिटी ले सकता है, ठीक है। वो उस समय की सोच थी, उस समय के जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हो रहे थे वो इस मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं थे, तो ठीक है। तो न्यूटन फंडामेंटली ये मानते थे कि देयर इज नो अपर लिमिट ओवर द वेलोसिटी, बट आइंस्टीन की थ्योरी में इस अपर लिमिट की बात आती है और इस अपर लिमिट को आइंस्टीन अपनी रिलेटिविटी का एक आधार बनाते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे रिलेटिविटी के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। तो रिलेटिविटी के एक पॉस्टुलेट ये भी है कि अपर लिमिट जो वेलोसिटी है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी जिसको कहते हैं, वो भी एक रेंज, एक बाउंडेशन है रिलेटिविटी का। तो यहां से हमें पता चला कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स उस समय अपना काम ठीक से नहीं कर पाती जिस समय आप U/c, देखो यहां पर अगर देखो कि अगर हम यहां पर U/c निकालें तो ये 0.999 टाइम है एंड दिस इज रिलेटिविटी का रिजीम है। ये रिलेटिविटी की रिजीम है, यहां न्यूटोनियन मैकेनिक्स काम नहीं करेगी। तो लो वेलोसिटी लिमिट या लो स्पीड लिमिट, यानी कि U/c इज मच लेस देन 1, दिस इज फॉर न्यूटोनियन मैकेनिक्स. This is for Newtonian mechanics. But when UC approaches 1, then this is the regime of relativistic mechanics. I hope this set the motivation why we need to study the relativity. इसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स, इसके और एस्पेक्ट्स के अलावा इसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स है कि अगर हम आज की डेट में हाई एनर्जी फिजिक्स के हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो हाई एनर्जी रिजीम में जो एनर्जी हम दे रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, जो वेलोसिटी हम दे रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रही हैं। आपने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर सुना है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक ऐसा इतनी बड़ी मशीन है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, जिसके अंदर बहुत ही एडवांस लेवल के कटिंग एज टेक्नोलॉजी के आउट ऑफ स्टेट इक्विपमेंट्स हैं और जो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिनकी वजह से हम कुछ नए रहस्य खोज रहे हैं ब्रह्मांड के, न्यूक्लियस के, एटॉमिक लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पर। तो वो सारे रिजीम जहां आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को इतनी हाई एनर्जी दे रहे हो, वो सब फॉलो कर रहे हैं रिलेटिविटी के प्रिंसिपल को। So this is why we need to study the relativity. Hope this helps you. Now in the next part we will discuss the event, the frame of reference, the inertial frame of reference, the non-inertial frame of reference, and then we will set our target to study the Michelson-Morley experiment. So hope you okay, so have a enjoy it. Okay, so we will meet on the next lecture. Take care.